ओके, हेलो एवरीबॉडी। बेटा थर्मोडायनेमिक एंड एनर्जेटिक में आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक, जो सिस्टम्स एंड सराउंडिंग के पर पूरा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पे पूरा प्रोसेस है। और दूसरा है पूरे रिएक्शंस की बात करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट को हम डील कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक के। ठीक है, देखो बेटा यही है थर्मोडायनेमिक का सेकंड पार्ट, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है हेसेस लॉ। क्या होता है हेसेस लॉ, पहले समझते हैं। ठीक है बेटा, देखो हेसेस लॉ एक्सप्लेन करता है कि हीट एब्जॉर्ब हो या हीट इवॉल्व हो, फर्क नहीं पड़ता। इन एनी गिवन केमिकल रिएक्शन इज सेम whether the process occurs in one step or several step। मतलब क्या बेटा, देखो अगर A से हमें B बनाना है और इंथाल्पी चेंज में बात कर रहा हूं, इंथाल्पी चेंज एक्स जूल, चेंज मतलब इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर मान लें ये रिएक्शन तीन प्रोसेस में हो रहा है, ए से सी बना, सी से डी बना और डी से बी बना, तो ए से सी मान लेते इंथाल्पी हो जाएगा x1 जूल, सी से डी में जो इंथाल्पी चेंज आ रहा है वो x2 जूल, और डी से बी में जो इंथाल्पी चेंज आ रहा है वो x3 जूल। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ x1 प्लस x2 प्लस x3 जूल इज इक्वल टू x जूल। कि रिएक्शंस एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, ऑल द एनर्जी शुड बी सेम। अब देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि केमिकल रिएक्शंस में जब हम ये x1 x2 x3 को क्या किए, एडिशन किए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। मतलब ये इक्वेशंस को पाने के लिए हमें एडिशन करना पड़ा, कहीं कहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यही है हेसेस लॉ। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से डील करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हेसेस लॉ बेटा। जैसे देखो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, दिस वाज माय रिएक्शंस। ठीक है, ये मेरा रिएक्शंस है। अब इस रिएक्शंस के लिए हमने दो स्टेप दिया है। ठीक है, एक पहले कार्बन ग्रेफाइट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब मुझे चाहिए क्या, ग्रेफाइट in carbon form when react with oxygen to form carbon monoxide। तो हम इस दोनों रिएक्शंस को क्या किए, माइनस कर दिए, तो हमें इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा कहीं सब्ट्रैक्शन और कहीं एडिशन, कहीं कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना पड़ेगा। इस तरह से हम करके रिक्वायर्ड रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, हम एक एक करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसी को बेटा बहुत जगह बुक में लिखा जाता है एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। देखो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं हीट ऑफ सब्सटेंस या एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। देखो एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, मतलब हर सब्सटेंस का एंथैल्पी फिक्स होता है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर वो सॉलिड है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, अगर वो गैस है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, अगर वो लिक्विड है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। ठीक है, देखो बेटा हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम जब भी निकालेंगे तो इंथैल्पी चेंज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था किसी भी सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है बेटा, किसी भी बेटा मैंने बोला कि सब्सटेंस का एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी नहीं निकाल पाते, इसीलिए हम चेंज ऑफ इंथैल्पी की बात करते हैं। अब बेटा किसी भी सब्सटेंस की इंथैल्पी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे देखो मान लेते H2O है गैस के फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये 300 केल्विन या 298 केल्विन में गैस बना होगा। ठीक,
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा, तो H2O इन वेपर फेज आर एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पूरे H2O गैस के जो हीट है उसको हम कैसे दिखाएंगे, इंथाल्पी को कैसे दिखाएंगे बेटा? तो इंथाल्पी ऑफ H2O comma gas when the temperature is 398 Kelvin and 1 atmospheric pressure। ये 398 है, ठीक है। तो ये दिखाने का तरीका है, पहला चीज। दूसरा चीज बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, जहां हम इंथाल्पी, गिब्स एनर्जी सबकी बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सब्सटेंस को हम कितना लेते हैं, 1 मोल। तो ये भी 1 मोल लेंगे, तो यहाँ पर देखो स्मॉल m लगा देंगे, दैट इज मोलर, ठीक है। और अगर मान ले कोई रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब हमको इसकी इंथाल्पी चेंज बताना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, क्या है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समेशन इसलिए दिया गया बेटा क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, P1 और P2, तो टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल रिएक्टेंट। आ रहा है समझ में? तो ये इंथाल्पी ऑफ सब्सटेंस और मैंने इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस को बताया है, डिक्टेट किए हैं बेटा। अब इंथाल्पीज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंथाल्पीज पढ़ना है, अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग रिएक्शंस के, ठीक है। सबसे पहला जो इंथाल्पी हमें पढ़ना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं आपके नीट में और जेई में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी इंथाल्पी चेंज क्या होगी, ओके। हम जो भी इंथाल्पी निकालेंगे बेटा, एक चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार के लिए निकाल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड इंथाल्पी निकाल रहे हैं। हर केस में क्या हो रहा है, हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी निकाल रहे हैं या इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसकी इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन 0 होती है, और ये चीज आपको एग्जाम में याद रखना है, दिया नहीं रहेगा कि इंथाल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसको पढ़ रहे हैं ऐसे, इंथाल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज 0। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी एग्जाम में नहीं देगा, और क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0 होती है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड, सल्फर का रोम्बिक फॉर्म और व्हाइट फास्फोरस 0 होते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं बेटा जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट किसी बहुत सब्सटेंस होते हैं जिसके 0 नहीं होते, बट मैं कुछ जानबूझ के ऐसा टर्म लिखा, आप कंफ्यूज मत होना। ग्रेफाइट का 0 होता है कार्बन का, बट डायमंड का 0 नहीं होता है। सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म और ब्लैक सल्फर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, तो क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देखना क्या है और रिएक्टेंट क्या है, उसकी वैल्यू पुट करना, समेशन म्यू बी, और ये दिया हुआ है, ये मोल दिया हुआ है, कितने मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने, HBr गैस बन रहा है, ठीक है, तो इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr गैस क्या होगा, आपको देखो सबका वैल्यू दिया रहेगा, मोलर एंथैल्पी H2, मोलर एंथैल्पी ब्रोमीन, मोलर एंथैल्पी HBr। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ HBr गैस माइनस, ये हाफ है ना, तो हाफ मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ H2 गैस माइनस हाफ मोल एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन लिक्विड। तो ये आपको दिया रहेगा, बस वैल्यू पुट करना। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है SO2 गैस का, चाह रहा हूं कि ये SO2 गैस को आप खुद समझो, देखो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बेटा देखो, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शंस बताने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बेटा जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था ना, उसी तरह नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
क्या होता है समझते हैं पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंबाइन विद रिक्वायर्ड या रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द प्रोडक्ट। मतलब बेटा अगर 1 मोल सब्सटेंस ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। या तो ऐसे बोलो, या तो बोलेंगे 1 मोल सब्सटेंस को बेटा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस में बर्न करने में जितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है, जितना एक्सोथर्मिक एनर्जी लिबरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक ही बात है, चाहे तो उसको बर्न करो तो ऑक्सीजन दिखाओ, या फिर डायरेक्टली बोलो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सब्सटेंस होना चाहिए 1 मोल, ऑक्सीजन कितना भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये रिएक्शंस पे देखो, मीथेन बर्न कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। इसको मैं लिखूंगा कैसे, चेंज ऑफ इंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस एट 298 केल्विन इज -890 किलोजूल पर मोल। तो बेटा ये सिर्फ अकेला पूरा रिएक्शंस को डिफाइन कर रहा है कि मीथेन है जो बर्न किया है अब ऑक्सीजन गैस के साथ और एनर्जी लिबरेट हुआ है। अब देखो जैसे कि मान ले हमको इसका वैल्यू निकालना होता है कि इसका वैल्यू आखिर होगा क्या, तो इसका वैल्यू हम फॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते फॉर्मेशन का वैल्यू दिया रहेगा। देखो इस क्या होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। एक्चुअली क्या होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 है। तो दोनों सेम चीज है बेटा, समझ में आया। बस एंथैल्पी ऑफ कंबशन मैंने स्पेसिफिक डाल दिया और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन स्पेसिफिक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कॉमन बातें हो गई। नेक्स्ट बेटा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। कुछ चीजें इसमें भी आपको याद रखना। पहले हम समझेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या, ऑलवेज हीट रिलीज। अच्छा बेटा आपको कुछ चीजें और भी समझनी होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी ऑलवेज हीट रिलीज, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ये सब चीज भी आपको याद रखनी है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 1 मोल, ठीक, ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो जब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस न्यूट्रलाइज करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। जब 1 मोल पानी हम बना रहे हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ बनाएंगे कैसे, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करके, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या फिर जब बेटा 1 मोल OH माइनस आयन और 1 मोल H प्लस आयन दोनों आपस में मिक्स करके 1 मोल अनडिसोसिएटेड वाटर बनाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आज के बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू याद होनी चाहिए, -57.1 किलोजूल पर मोल या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब 1 मोल पानी बनाने का इतना एनर्जी है, 1 मोल पानी बनाने में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, याद होना चाहिए आज के बाद डाटा बेटा, बता रहा हूं। और अगर कोई भी एसिड और बेस में एक भी वीक हो गया तो आपको पता है ना, जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि एक भी वीक हो गया तो वाटर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनता है, क्योंकि वीक पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है। तो उस केस में बेटा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस छोड़ के बचा हुआ 3 कंडीशन, अदर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस। ये तीनों कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेस देन -13.7 किलो कैलोरी होगी या लेस देन -57.1 किलो जूल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट बेटा है हमारा जो टॉपिक एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंथैल्पी से थोड़ा सा ही रिलेटेड है, मतलब थोड़ा सा ही अलग है, ठीक है। Whenever weak acid react with strong base, the released of heat is less than 57.1 kilojoule, ठीक है। तो डेफिनेटली कम होगा। It is because of the fact that these acid or base are not completely ionized in the solution. डेफिनेटली कम इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि एसिड और बेस पूरी तरह आयोनाइज नहीं हुआ, क्योंकि वीक एसिड है, पूरी तरह H प्लस देगा ही नहीं, तो पूरा तरह OH माइनस कहां से आयोनाइज होगा, ठीक है। सम हीट इज कंज्यूम। अब जो बेटा देखो, मैं बोल रहा हूं कि इससे कम एनर्जी रिलीज हुआ, तो जो एनर्जी कम रिलीज हुआ, ठीक है, तो इससे मान ले -57.1 किलो जूल नहीं हुआ, -50.1 किलो जूल हुआ, तो 7 किलो जूल एनर्जी कहां गया। तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन आयोनाइजिंग द एसिड एंड बेस, एंड दिस हीट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो बेटा जो एनर्जी बच गया ना, उस एनर्जी का हम यूज करेंगे बचे हुए एसिड को आयोनाइज करने में। क्यों? क्योंकि वो अपने आप नहीं टूट रहा, वीक एसिड है। और इसी एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, समझिएगा। तो बेटा एक चीज तो फिक्स, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जितना ज्यादा हुआ, समझो वो उतना ही वीक एसिड या वीक बेस होगा, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि ये चीज कम से कम रहे, पूरा एनर्जी रिलीज ही हो जाए। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा, वीक एसिड और वीक बेस होने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हमारा ये मतलब एम रहेगा कि इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कम से कम हो। आपसे जनरली इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पूछा जाता है, तो आप देख लेना कि आपका न्यूट्रलाइजेशन का जो मेन इंथैल्पी उससे कितना कम है, उतना एनर्जी लगने वाला है आयोनाइज करने के लिए, वीक एसिड हो या वीक बेस हो, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट जो इंथैल्पी है वो है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है पहले ये समझेंगे, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी इज द एवरेज इंथैल्पी, बेटा ये एवरेज इंथैल्पी है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द bond present in different gaseous compound into the free atoms और gas state। देखो बेटा, जैसे कि मान ले मेरे पास H2O है, तो H2O को हम जब H2O गैस के फॉर्म में है, इसको जब हमें ना हर एटम एटम में पूरा अलग कर देंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जब पूरी तरह अलग कर देंगे, तो जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। और ये एवरेज का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखो बेटा ये H2O गैस है ना, तो पहले इसने 1 हाइड्रोजन अलग किया और OH अलग किया, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना लगा, 501.87 किलो जूल। फिर उसने OH को तोड़ा, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, देखो पूरा एटम अलग हो चुका है, 1 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो फिर इंथैल्पी क्या लगा, 423.38 किलो जूल पर। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो गया, तो दोनों का ऐड करके एवरेज निकाल दो, यही हो जाएगा एवरेज ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। अगर बेटा मेरे पास सपोज दैट दूसरा एग्जांपल में सपोज दैट CH4 है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड इंथैल्पी की बात करूंगा ना, तो आपको क्या लगेगा, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4 डिवाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि 4 बार बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो 4 एवरेज लगेगा। तो हर CH बॉन्ड को तोड़ने का भी एनर्जी बेटा दिया रहेगा, आपको डेफिनेटली दिया रहेगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि हर CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या सेम एनर्जी लगेगा? आई मीन टू आस्क, डेल H1 डेल H2 डेल H3 डेल H4 सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? बेटा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी का सीन है। जैसे कि मान ले, देखो यहाँ पर मैंने H2 है, डेफिनेटली 1 हाइड्रोजन तोड़ा, तो देखो आप ध्यान नहीं दिए, यहाँ 501 जूल किलो जूल लिबरेट हो रहा है, मतलब लग रहा, सॉरी एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहां से फिर से हाइड्रोजन तोड़े थे 423 किलो जूल लग रहा है। तो H2O की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगा। OH ऑलरेडी हाई एनर्जी पर है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसमें कम एनर्जी लगेगा। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी कम होते जाएगा ना बेटा, उसकी एनर्जी कम होते जाएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा ये देखो, बॉन्ड इंथैल्पी निकालने का ये तरीका भी होता है, कैसे हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है, ओके।
एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। अब आपको पूछ रहा है आपने क्या निकाला, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछ रहा है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, मेन चीज तो यही है। तो देखो बेटा क्या लिख रहा है, इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द रिएक्टेंट इनटू द गैसियस एटम माइनस प्रोडक्ट। मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है बेटा, गौर करो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं है। ओके, तो अब सुनो, अब देखो बेटा जो जो रिएक्टेंट में होगा ना उसको सबको तोड़ना है। जैसे तो C2H4 है, तो सबसे अच्छा मैं आपको क्या बताऊंगा, आप डायग्राम बना लेना जो भी रिएक्टेंट होगा, ताकि आपको तोड़ने में आसान होगा। देखो यहाँ पर CH बॉन्ड कितने हैं बेटा, देयर आर टोटल 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 CH बॉन्ड। इसके बाद बेटा C डबल बॉन्ड, C बॉन्ड एक है तो एक बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद HCl एक तोड़ा तो यहाँ पर HCl हो गया, ठीक है। ओके, माइनस, तो बेटा इसने क्या किया, माइनस अंदर डाल करके बाहर प्लस कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, अब माइनस बाहर निकाल देना, माइनस बाहर निकाल देना प्लस। अब देखो रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट में क्या है CH2, देखो CC 5 हाइड्रोजन है बेटा और एक क्लोरीन है, तो CC बॉन्ड एक हो जाएगा, CCl बॉन्ड एक हो जाएगा और CH बॉन्ड 5 हो जाएगा, इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। आया बेटा ये चीज समझ में सबको। अब ये अब मैंने पूरा थर्मोकेमिस्ट्री आपको आज खत्म कर दिया। दैट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ दिस। बीच में कुछ आपके क्वेश्चंस मिले थे तो प्लीज उसको सॉल्व करिएगा। कंपटीशन के क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।